गाइस गुड इवनिंग। देखिए, नेट का एग्ज़ाम होने वाला है और 6 तारीख से लेके 6 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। सो 6 से शायद 14 या 15 तारीख तक एग्ज़ाम है। अलग अलग दिन अलग अलग विषयों के एग्ज़ाम है। तो बात ये आती है कि हमने पिछले कई लोगों ने 6 महीने से, कई लोगों ने 1 साल से अपनी तैयारी शुरू की है। तो आपकी जो तैयारी है उसको हम किस फॉर्मेट फाइनल टच दें, किस तरह से हम फाइनल टच दें ताकि हम आसानी से नेट क्वालिफाई कर सकें या आसानी से जीआरएफ क्वालिफाई कर सकें। कई बार क्या होता है कि नेट क्वालिफिकेशन में या कई बार नेट आपका हो चुका है, जेआरएफ के से आपको 2 नंबर से पीछे रह गया। ठीक है, आप 3 नंबर से 4 नंबर से पीछे रह गए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या ऐसा करें कि ऐसी कंडीशन हमारे साथ ना आए। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम पढ़ लें, जिनको हम जान लें, ताकि हम आसानी से जीआरएफ तक पहुंच सकें, या अगर हमको लगता है हम नेट नहीं कर सकते तो हम नेट क्लियर कर सकें। दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे आज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे भी उपलब्ध रहेगा। चलिए बात करते हैं नेट के बारे में। देखिए, नेट के एग्जामिनेशन में आप सब लोग जानते हैं कि जो नेट का एग्जामिनेशन है उसमें हमारे पास दो पेपर है ना। पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, यानी कुल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। पेपर 2 की चर्चा अभी नहीं करेंगे। आज का पूरा जो हमारा फोकस रहेगा वो पेपर 1 के ऊपर रहेगा। पेपर 2 की एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसके बाद उस समय हम लोग पेपर 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? पेपर 1 के ऊपर। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जैसे चर्चा होती है, बातचीत होती है, तो उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मतलब वो सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, वह नेट भी नहीं हो पाता है। कारण क्या होता है? पेपर 1 में एक या दो यानी 22 से 23 क्वेश्चन पे जाके रुक जाते हैं। कई बार 18-19 क्वेश्चन पे जाके रुक जाते हैं। क्योंकि पेपर 1 के साथ कंडीशन क्या है कि आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने हैं। मिनिमम, कम से कम कितने मार्क्स लेके आने हैं? 40%। यानी मिनिमम आपके पास 40 मार्क्स होने होने चाहिए। यानी मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए? कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 20। अब अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि 40 मार्क्स लेके आना है, 20 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 20 मार्क्स तो 20 क्वेश्चन जो है, यानी 40 मार्क्स का जो पूरा सेटअप है वो तो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, जिसके आधार पर आपकी प्राइमरी लिस्ट बनती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब फाइनल लिस्ट बनती है तो उसमें एक रूल लागू होता है यूजीसी का, जो काफी दिनों से चल रहा है, 6% का रूल। इसको लेके बच्चों ने बीच में विरोध भी किया था। 6% रूल यह कहता है कि जितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए हैं उसके 6% को नेट दिया जाएगा। ठीक है, या जितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया उसके 6% को नेट दिया जाएगा। अब इस कंडीशन में जो प्राइमरी लिस्ट होती है उसमें से जो टॉपर बच्चे होते हैं वही पहुंच पाते हैं। तो आखिर आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट कम से कम नेट का होना चाहिए। तो अगर हम नेट को टारगेट करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में मिनिमम 60% मार्क्स स्कोर करना है। यानी मिनिमम आपको 30 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, मिनिमम। ठीक है, कई सब्जेक्ट में यह 80% तक जा सकता है, यानी 40 क्वेश्चंस तक जा सकता है। अब बात ये आती है कि नेट के लिए तो ये हो गया मिनिमम इतना करना ही है, क्योंकि इस चीज को अगर हम रिजल्ट को एनालाइज करें तो हमें यह वैल्यू मिलती है कि अलग अलग सब्जेक्ट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है उसका कितना परसेंटेज, यानी जो उसका कट ऑफ जा रहा है वो कितने परसेंट पे जा रहा है, कितने परसेंटाइल पे हमारा कट ऑफ जा रहा है। क्योंकि कट ऑफ परसेंटाइल से आजकल होता है, तो हमारा परसेंटाइल हायर होगा तभी जाके हम क्लियर कर पाएंगे। तो परसेंटाइल हायर होने का मतलब क्या है? सबसे पहली बात तो है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटाइल के कैलकुलेशन के लिए यूजीसी ने एक फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन बेसिक मतलब ये होता है, बेसिक सबसे बेसिक चीज ये है, किसी भी सब्जेक्ट में जिस बच्चे के मार्क्स सबसे अधिक आए हैं, नॉर्मली जो परसेंटाइल का मीनिंग होता है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ केवल एक ओवरव्यू देने के लिए। ठीक है,
तो ये समझिए कि जिस बच्चे के मार्क्स भी सबसे अधिक आए हैं उसके मार्क्स को 100% मान लिया जाएगा, और उसके रेस्पेक्ट में फिर बाकी बच्चों के नंबर कितने आए हैं इसको कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर इशेस। तो जैसे मान लो कि 100 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन जो टॉपर है, जिसने पेपर वन में सबसे अधिक स्कोर किया, पेपर वन और टू दोनों मिला के होता है, मैं पेपर वन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको। पेपर वन में मान लो किसी बच्चे ने 49 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस साल का जो हाईएस्ट परसेंटेज होगा वो 98% हो जाएगा। ठीक है, और जब 98% हाईएस्ट परसेंट होगा तो फिर उस 98 मार्क्स के रिस्पेक्ट में आपके मार्क्स कितने आए हैं यह चेक किया जाएगा, और तब देखा जाएगा कि आप उस टॉप लिस्ट में, यानी नेट वाली लिस्ट में, या फिर उसके भी ऊपर जाते हैं तो जेआरएफ वाली लिस्ट में पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना होगा, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि उस वो जो हमारा परसेंटाइल है, जो टॉपर के जो मार्क्स है, उसके पास पहुंचने के लिए हम क्या करें। तो कौन कौन सी चीजें हैं जहां हम फोकस कर सकते हैं, लेकिन उस पे जाने के पहले एक बार थोड़ा जेआरएफ के बारे में भी सोच लेते हैं। देखो जेआरएफ के साथ सीन क्या है कि अगर आपको किसी विषय में जेआरएफ पाना है तो मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए, यानी मिनिमम 35 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। और अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो 40 to 45 क्वेश्चंस आपके करेक्ट अगर हैं तो जेआरएफ आने का चांस इंक्रीज हो जाता है बाय मेनी फोल्ड। क्योंकि अगर सब सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई डिस्क्रिपेंसी आई है, तो उसको भी आप यहाँ से कवर अप कर लोगे। इसका आपका फायदा ये होता है अगर आप इतने क्वेश्चन सही करके आ रहे हो, साथ ही साथ इतने क्वेश्चन करके आ रहे हो तो रैंक मिलने का चांस भी हो जाता है। अब ये है कि आखिर इस लेवल तक हम पहुंचे कैसे, सबसे बड़ी बात है। तो देखो आपका जो पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस पे एक चीज का ध्यान देना, इस सिलेबस में आपका पूरा सिलेबस 10 यूनिट में डिवाइडेड है। ठीक है, क्लियर है, 50 क्वेश्चंस हैं। सो टेक्निकली हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 प्रश्न हर यूनिट से आने हैं। और बहुत सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पे ऐसी मिलेंगे जो ये कहेंगे नहीं नहीं, टीचिंग से 6 क्वेश्चन आ गए, 7 क्वेश्चन आ गए, या नहीं 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 नहीं, इस बार आईसीटी से ज्यादा क्वेश्चन आए। अरे भाई, ना टीचिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना आईसीटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन टीचिंग का, और टीचिंग का नहीं है, क्योंकि टीचिंग का पार्ट जो है इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। टीचिंग वाले पोर्शन को यूजीसी ने 4 भाग में डिवाइड कर रखा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। टीचिंग का कुछ पार्ट कम्युनिकेशन में भी आता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के सिलेबस में दिया हुआ है। अगर क्लासरूम कम्युनिकेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो टीचिंग का क्वेश्चन है ही नहीं, वो तो कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, यूनिट 4 का क्वेश्चन है। तो उसको आप टीचिंग के साथ कैसे काउंट करोगे। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे कि टीचिंग का जो पोर्शन है वो हायर एजुकेशन में भी है। तो अगर हायर एजुकेशन की टीचिंग को लेकर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, हायर एजुकेशन में स्ट्रेटजी को लेकर कोई क्वेश्चन आ रहा है, जो नई स्ट्रेटजीज है गवर्नमेंट की एनईपी वगैरह को लेके, तो वह किसका पार्ट होगा, वो टीचिंग का पार्ट नहीं होगा, वो हायर एजुकेशन का पार्ट होगा। इसी आईसीटी में भी टीचिंग के कुछ पोर्शन हैं, रिसर्च में भी टीचिंग का कुछ पोर्शन है। तो टीचिंग वाले पोर्शन को, उसके अलावा अगर मान लो एंशियंट टीचिंग मेथड्स की बात आ गई, या मध्यकालीन भारत में टीचिंग मेथड की बात आ गई, तो ये टीचिंग का पोर्शन तो है नहीं, या तो हायर एजुकेशन का पोर्शन है, क्योंकि उसी में तो हमें एंशियंट काल में टीचिंग प्रोसेस क्या था या मध्यकाल में टीचिंग प्रोसेस क्या था इसके बारे में पढ़ना है। तो जब भी आप देखते हो तो हमेशा होलिस्टिक वे में देखो, या जान लो कि हर पार्ट से 5 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो हर पार्ट से 10 यूनिट में 50 क्वेश्चन से, हर पार्ट से, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आने हैं। तो यूनिट 1 है, यूनिट 1 क्या है हमारा, टीचिंग एप्टीट्यूड। यूनिट 2 क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड। यूनिट 3 क्या है हमारा, कॉम्प्रिहेंशन। यूनिट 4 क्या है, कम्युनिकेशन। यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग। यूनिट 6
लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट 7 आपको DI, यूनिट 8 ICT, यूनिट 9, यूनिट 9 क्या होता है, इन्वायरमेंट, और यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस एंड पॉलिसीज। अब यहाँ पर एक एक करके सभी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ खास सेक्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो होगा आपका, वह एक क्वेश्चन हमेशा आपका इवैल्यूएशन पे आता है। इवैल्यूएशन में मॉडर्न स्ट्रेटजीज क्या हैं, आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। इवैल्यूएशन में जो मॉडर्न स्ट्रेटजीज हैं वो क्या है, आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। क्या क्या नया डेवलपमेंट में उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। अलग अलग लेवल में भारत में स्पेशली यूनिवर्सिटीज में इवैल्यूएशन, असेसमेंट, इन सबों के लिए क्या प्रोसेस यूज होता है, आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। छोटा सा टॉपिक है, आप आराम से कर लोगे तो आप एक क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो। लेकिन इधर आने के पहले एक चीज और मैं सोच रहा हूँ आपको पहले बता दूं कि देखो ये 10 यूनिट है ना, अगर आपको 40 क्वेश्चन टारगेट करने हैं मिनिमम, तो आप सबसे पहले यह देखो कि आपने पूरी एक साल तैयारी की है, 6 महीने तैयारी की है। तो एक साल 6 महीने की तैयारी के बाद आप किस किस पार्ट में सबसे अधिक कंफर्टेबल है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको लगता है कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको लगता है कि जहां आपसे गलतियां कम होंगी, सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करो। जैसे मान लो कि स्टूडेंट, जैसे हर पार्ट से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम हर पार्ट के 5 क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, इवन इवन इफ यू आर एन एक्सपर्ट, टॉपिक के आप एक्सपर्ट हो, उसके बाद भी कोई जरूरत नहीं कि आप 5 के 5 क्वेश्चन कर पाओ। मैंने कई बार ये देखा है कि इवन जो इन्वायरमेंट बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, वो इन्वायरमेंट के 5 क्वेश्चन नहीं कर पाते। कंप्यूटर के बच्चे भी मेरे स्टूडेंट रहे हैं, मैं देखता हूँ कई बार कंप्यूटर वाले भी 1 2 क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पता नहीं है, लेकिन गलती करके आ जाते हैं। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 5 के 5 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे यूनिट है जहां आप 5 के 5 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करो कि आप कहाँ से आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जैसे टीचिंग, टीचिंग में 5 में से 4 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आ सकते हो। कैसे आ सकते हो, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। रिसर्च, रिसर्च में भी आप 5 में से 4 क्वेश्चन आराम से करके आ सकते हो, अगर आपने रिसर्च की पूरी क्लास ली है और रिसर्च के सारे वीडियोज अगर आपने देखे हैं, तो 5 में से 4 क्वेश्चन आप आराम से करके आ सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन काफी ट्रिकी हो जाता है, तो कॉम्प्रिहेंशन और DI, यह तो ऐसा पार्ट है जो मेरा यह मानना है कि जो बच्चे, जितने भी बच्चे हैं जो इंग्लिश बैकग्राउंड से, यानी जो लैंग्वेज बैकग्राउंड से या मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, उन्हें कॉम्प्रिहेंशन या DI को स्टार्टिंग में टच नहीं करना चाहिए। देखो पहले के टाइम पे, यानी ऑनलाइन जो एग्जाम हो रहा है, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करते हैं, CBT कहते हैं, तो CBT आने के पहले फिजिकल एग्जाम होता था, फिजिकल पेपर होते थे। तो वहां पर कॉम्प्रिहेंशन में आपके सारे क्वेश्चन एक साथ होते थे, पैसेज पूरा एक साथ होता था, सारे क्वेश्चन एक साथ होते थे। तो वहां पे हम एक खास स्ट्रेटजी यूज करते थे, क्वेश्चन पढ़ लिया और फिर उसका पैसेज पढ़ते थे, 1 या 2 बार पढ़ते थे, दो मैक्सिमम 2 या 3 बार, हमें हमारे 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। ठीक है, तो वहां पे स्ट्रेटजी बहुत काम करती थी, टाइम बचाती थी। लेकिन अब क्या है, पैसेज तो छोटा कर दिया है पहले की तुलना में, लेकिन 5 क्वेश्चन अलग लगाते हैं। आपके सिस्टम पे कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ आएगा आपको नहीं पता, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन अलग लगा रहे हैं, ऐसे कंडीशन में यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम यहाँ ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जितना टाइम आपको पैसेज को 5 बार पढ़ना पड़ेगा। छोटा ही पैसेज, अगले पैसेज को 5 बार पूरे फोकस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा मिनिमम।
और कई बार कई क्वेश्चन के लिए आपको पैसेज को 2 या 3 बार भी पढ़ना होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए यह तय करना जरूरी है कि आप कितना समय देना, आप कितना समय देना चाहते हैं। हाँ संजय बोलो। ठीक है बोलो, ठीक है, चलो, ठीक है, थैंक यू। सो आप कितना टाइम देना चाहते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि जितनी देर में आप पैसेज को 5 बार पढ़ोगे ना, उतने देर में हो सकता है कि आप 10 क्वेश्चन किसी और टॉपिक के ऊपर कर लो। ठीक है। तो होता क्या है, जो ही आप पैसेज से स्टार्ट करते हो या डीआई से स्टार्ट करते हो, आपको लगता है कि लेंदी है तो पहले करना चाहिए। नहीं, लेंदी है तो लास्ट में करो। कोई भी चीज लेंदी है तो उसे लास्ट में करो। पहले जो चीजें जिसमें टाइम कम लगना है उनको करो। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपको पता रहे कि हाँ, आपने मान लो कि ये 10 क्वेश्चन निकाल दिए डीआई के और इसके कॉम्प्रिहेंशन के, तो 40 क्वेश्चन हुए। अब 40 क्वेश्चन जब आप करने बैठोगे तो इन 40 क्वेश्चन को करने में आपको टाइम कम लगेगा, क्योंकि इसमें से जो ज्यादातर क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, या कई बार मिक्स भी होंगे। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन उसमें नहीं होगी, बहुत ज्यादा उसमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं होंगे। तो इन 40 में से अगर आप 30-35 क्वेश्चन तक टच कर ले रहे हो सकता है आप 35 40 तो करके आने ही है, लेकिन 40 में से जो आप 35-36 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ कर ले रहे हो, तो बाकी के 4-5 क्वेश्चन, बाकी इन 10 क्वेश्चन से आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन जब आप डीआई या कॉम्प्रिहेंशन पहले करने बैठते हो और एक क्वेश्चन आपका फंस गया, एक पैसेज कहीं फंस गया, पैसेज का एक क्वेश्चन कहीं फंस गया, वो आपका 10-15 मिनट खा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और फिर फाइनली क्या होता है कि लास्ट आवर में ना आप फोकस ही नहीं कर पाते हो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और इस हालत में क्या होगा, आपको जो आता है आप वो भी नहीं कर पाओगे। सो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपका लैंग्वेज बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो इन दोनों यूनिट को आखिर के लिए रखो, यूनिट 3 को और यूनिट 7 को लास्ट के लिए सबसे एंड में करो। ठीक है। अब आते हैं कम्युनिकेशन पे। सो कम्युनिकेशन जो है, आप आसानी से उसके 4 क्वेश्चन करके आ सकते हो बिना किसी हिचक के। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, पूरी क्लासेस की, तो आप आसानी से 4 क्वेश्चन करके आ जाओगे। एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा होता है जो थोड़ा बहुत करंट से रिलेटेड होता है, तो थोड़ा बहुत अगर आपने न्यूज देखा है तो कर लोगे, उसमें कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली। ठीक है। उसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर आप 3 या 4 चीजें ठीक से पढ़ के जाओ, तो आप 3 या 4 क्वेश्चन आराम से करके आ जाओगे। और जो नॉर्मल नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का बच्चा है, उससे मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम उस पर डिवोट मत करो, क्योंकि टाइम वहां डिवोट करोगे तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जहां आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, उसका इम्पैक्ट वहां आएगा। ठीक है। क्लियर है चीज? क्लियर है ना? ठीक है। तो एमआर में मैथमेटिकल रीजनिंग में 3-4 टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आप आसानी से उसके ऊपर फोकस करो तो आप आराम से 4 क्वेश्चन करके आ जाओगे। और टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे आता है, वह आता है आपका सीरीज। सीरीज से हमेशा एक क्वेश्चन होता है। एक आपका सीरीज हो गया। दूसरा, अगर आप परसेंट के क्वेश्चन करते हो ना, परसेंट के ऊपर आप ठीक से तैयारी करते हो, तो आप ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन कंप्लीट करते हो। एक क्वेश्चन तो एमआर में रहेगा, और बाकी के 5 क्वेश्चन होंगे, वह कहाँ से आएंगे हमारे पास, डीआई वाले पोर्शन के। तो परसेंटेज जरूर ठीक से पढ़ के जाओ, थोड़ी मेहनत करो, उस पर जाओ आराम से करके। इसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आजकल अक्सर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर, रिलेशंस। इतने डायरेक्शन, इतने क्वेश्चन करके जाओ, इतने टॉपिक करके जाओ, आप आराम से 3 से 4 क्वेश्चन टच करके आ जाओगे। यानी सीरीज, पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, कैलेंडर, क्लॉक, रिलेशंस। रिलेशन का मतलब केवल ब्लड रिलेशन ही नहीं होता है, रिलेशन में बहुत कुछ आता है। ठीक है। रिलेशंस, अरेंजमेंट्स। ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, फिर आप इनको करके जाते हो। और इसके अलावा आपको कोडिंग डिकोडिंग,
कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, डायरेक्शंस, इतने टॉपिक अगर आप पढ़ ले रहे हो ठीक से ना तो आराम से 4 क्वेश्चन टच कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, आप आराम से 4 क्वेश्चन टच कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और लक साथ दिया तो 5 के 5 करके आ जाओगे। इसके बाद आते हैं हम लोग लॉजिकल रीजनिंग वाले पोर्शन पे। देखो लॉजिकल रीजनिंग के साथ क्या है कि आप लोगों का जो लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आता है या देश के बाकी हर एग्जाम से अलग, ठीक है। यहाँ पर जो भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं उनको मैं एक नोट्स देता हूँ, तो आप क्लास में पढ़ो या ना पढ़ो, अगर आपने उतना देखो, इसमें 2 पार्ट आते हैं। एक आता है जो नॉर्मल, जो यूजुअल लॉजिकल रीजनिंग होता है, और दूसरा जो आता है वो इंडियन लॉजिक का आता है। इंडियन लॉजिक पहले नहीं था, अब है। नॉर्मल लॉजिक से अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो इंडियन लॉजिक से 3 क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल लॉजिक से 3 क्वेश्चन आते हैं तो इंडियन लॉजिक से 2 क्वेश्चन आएगा। इंडियन लॉजिक का जो क्वेश्चन आता है यूजुअली अब तक का जो पैटर्न रहा है ज्यादातर सब्जेक्ट में, जो नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को इंग्लिश मीडियम में, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से टच हो जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उस पॉइंट से टच हो जाते हैं। गाइस जस्ट अ मिनट। सो इन नॉर्मल लॉजिक से 2 क्वेश्चन आते हैं तो इंडियन लॉजिक से 3 क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल लॉजिक से 3 क्वेश्चन आते हैं तो इंडियन लॉजिक से 2 क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ एक किताब शेयर की है, ठीक है। तो अगर आप उस किताब को रीड आउट कर जाते हो, सीबीएसई बोर्ड की किताब है, तो आप आराम से 4 क्वेश्चन करके आ जाओगे बिना किसी परेशानी के, क्लास की वीडियोज और उसके बेसिस पे। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैं कभी नहीं कहूँगा 5 क्वेश्चन, लेकिन हाँ 4 क्वेश्चन आप आराम से करके, इंडियन लॉजिक के सारे क्वेश्चन अब तक उसी की बुक से आए हैं, सबसे मजेदार बात है। ठीक है, तो आगे भी उम्मीद है कि उसी बुक से क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखोगे तो आप आराम से करके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किताब मिली है ना आप लोगों को, जो मैंने नोट्स भेजे हैं? लॉजिकल यस सर। किताब मिली है ना, तो फिर उसको आप लोग फॉलो करो, आराम से आपको मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं दोबारा भी भेज रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास मेल में सबसे ऊपर है, आप उसको एक बार रीड आउट कर लो। और सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, उसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, ठीक है। तो एक उसमें चैप्टर है न्याय दर्शन का, ठीक है, न्याय फिलोसफी का, एक उसे रीड आउट इंग्लिश में है, न्याय फिलोसफी का है। और दूसरा जो पढ़ना है वह चैप्टर 6 के बाद, यानी चैप्टर 8 बेसिकली पढ़ना है। चैप्टर 8.7 और 8 पढ़ना है, बस 2 चैप्टर। इतना ही अगर आप रीड आउट कर जाओ तो आप आराम से 4 क्वेश्चन करके आ जाओगे, क्लास लो मिला के और दोनों चीजें करके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डीआई के लिए मैंने आपको पहले ही कहा कि डीआई के क्वेश्चन करने के लिए आपका परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, और लॉजिक आपका बेहतर होना चाहिए। इसलिए डीआई को हमेशा लास्ट के लिए रखो, डीआई को स्टार्टिंग में कभी मत करो, टाइम कंज्यूमिंग होता है। आईसीटी, आईसीटी में अब तक का जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, तो आईसीटी बड़ा ही ट्रिकी हो गया है। आईसीटी जो है ना वो बहुत ट्रिकी हो गया है। तो आईसीटी के साथ ट्रिकी क्या है कि इसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वह यूजुअली 2 क्वेश्चन ऐसा होता है, 2 कई बार 3 क्वेश्चन भी कई सब्जेक्ट में पूछा गया है, जो करंट से आता है। 2 to 3 क्वेश्चन जो होते हैं इसके करंट से आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो होता है जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर या आईसीटी है वहां से आता है, कि कंप्यूटर क्या होता है, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लिया, किसी हार्डवेयर के बारे में पूछ लिया, किसी ऐप के बारे में पूछ लिया, कोई एक्सटेंशन के बारे में पूछ लिया, फाइल टैब के बारे में पूछ लिया, इस तरह की चीजें पूछते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अक्सर जो ये पूछ रहे हैं वह जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं आईसीटी के फील्ड में, ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव को लेके हायर एजुकेशन वाला स्पेशली हमने एक क्लास, इसके पहले वाली क्लास हमारी वही हुई थी अगर आपको याद हो तो, ठीक है, जिसमें मैंने 12 जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट को उसकी चर्चा हम लोगों ने की थी, ठीक है ना, जिसमें आपका स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, ये सब चीजें उसी का पार्ट हो जाती हैं। क्योंकि स्वयं तो कम्प्लीटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्रभा भी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ भी आईसीटी की बात आ जाती है। ऐसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट का एक लाइब्रेरी है, ठीक है, वॉल्ट जो है, डॉक्यूमेंट वॉल्ट जो है वो हो गया। इसके बाद से जिसे हम नेशनल
डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएल कहते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं उस सब के बारे में पढ़ना जरूरी है। ई यंत्रा है, तो इस सब पे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आईसीटी में, तो बहुत ट्रिकी है। तो मान के चलता हूं मैं कि यहाँ पे आप लगभग 3 के आसपास क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। 5 होने का चांस इसलिए नहीं होता है क्योंकि कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको ज्यादातर बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इस तरह का भी कोई डेवलपमेंट हुआ है। अखबारों में इस तरह की न्यूज जल्दी आती नहीं है, टीवी पे इस तरह की न्यूज जल्दी आती नहीं है। जो स्पेसिफिक न्यूज चैनल है, जो स्पेसिफिक पोर्टल्स हैं, या जो स्पेसिफिक उससे जुड़े हुए लोग हैं, केवल वहीं पे वो न्यूज अवेलेबल होते हैं। तो कई बार बच्चे जो है उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, तो एक इशू रहता है कई बार। बट हाँ, ओवरऑल 3-4 क्वेश्चन हम यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही जो यूनिट 9 है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में देखो एयर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एक क्वेश्चन एयर पोल्यूशन पे आना ही है, ये मान के चलो। उसके बाद वाटर, सॉइल एंड नॉइज में से एक क्वेश्चन रहेगा। एयर पोल्यूशन पे 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है। फिर रिमेनिंग पे, जो रिमेनिंग पोल्यूशन हैं, इन पे आपका 1 या 2 क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो होता है करंट का होता है यूजुअली, 1 क्वेश्चन जो होगा वो करंट का होगा, और एक क्वेश्चन जो होता है अदर टॉपिक्स पे होता है। ठीक है, इसमें एक्ट हो गए या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं सब आ जाती हैं। तो यही इनकी स्ट्रेटजी रहती है इन्वायरमेंट के लिए। बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे वैक्यूलर इमिशन है, तो वैक्यूलर इमिशन से हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वैक्यूलर इमिशन का संबंध जो है वह फोटोकेमिकल स्मॉग से, और फोटोकेमिकल स्मॉग से पूरे पूरा देश परेशान है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जो आपका पराली का जलना है, जिसको हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, एक बार उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, इसके अलावा चीता की डेथ हुई है तो शायद उसके ऊपर कोई क्वेश्चन कर दें। कोई नया समझौता होता है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तब उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो इस तरह की चीजों के ऊपर जब भी सीओपी को लेके कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन्वायरमेंट के लेके गवर्नमेंट ने क्या क्या, अच्छा हाँ, इसमें एक चीज क्वेश्चन जो आता है अदर्स वाले सेक्शन में, जो भारत का रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है उसके ऊपर, तो एक बार एमएनआरई की वेबसाइट जरूर देख लेना एग्जाम देने के पहले। ठीक है, उसमें आपको क्या फोकस करना है कि भारत का टारगेट क्या है, किस चीज का टारगेट, जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसका टारगेट क्या है, और ये हमें कहाँ से मिलेगा, एमएनआरई की वेबसाइट से। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एमएनआरई की वेबसाइट से देखो। जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, इसके भी एक बार देख सकते हो कि जल शक्ति मंत्रालय बहुत सारे काम कर रही है, स्पेशली इस पे अगर आप ध्यान दोगे तो जो गंगा कार्य योजना है, इसके ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक बार जल शक्ति मंत्रालय देख सकते हो। गंगा की सफाई का जो काम है उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इन सब के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं इनका संबंध करंट वाले पोर्शन से होता है, कि अभी क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल वे में नहीं, अभी क्या हो रहा है इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। स्वच्छ भारत के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जो नदियों को साफ करने की परियोजना है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। गवर्नमेंट ने जो एसटीपीज लगाने शुरू किए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये सब का सब करंट से रिलेटेड होता है। तो एक बार अगर आप एमएनआरई की वेबसाइट देख जाओगे, जल शक्ति मंत्रालय की देख जाओगे, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, वेबसाइट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, एक बार अपने एग्जाम की डेट मुझे बता देना, मैं आप लोगों को डिटेल शेयर कर दूंगा। ठीक है, फिर आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन जो है यूनिट 10 जो है हमारा, देखो हायर एजुकेशन जो है, ठीक से मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ आज, कोई बात नहीं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, कई बार सेकेंडरी एजुकेशन में क्वेश्चन ही पूछ देता है, बट यूजुअली नहीं पूछता है। नॉर्मली सेकेंडरी एजुकेशन से भी कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो सब कोई ना कोई संबंध हायर एजुकेशन से होता है। जैसे कोठारी कमीशन पे कोई क्वेश्चन आ गया, इस तरीके से कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो बात केवल सेकेंडरी एजुकेशन की नहीं होती है, वो हायर एजुकेशन की बात भी होती है। ये ध्यान में रखिए। तो हायर एजुकेशन का जो परव्यू है काफी बड़ा है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछता है वह एंशियंट इंडियन एजुकेशन से पूछता है। ये भी नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो इसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट के होते हैं, और बाकी जो 2 क्वेश्चन होते हैं जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनसे, उनके ऊपर बेस्ड होता है।
थोड़ा बहुत करंट का देख लेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। तो ट्रेडिशनल का मतलब यह है कि नैक क्या है, एनबीए क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो हायर एजुकेशन वाले अपने वीडियो में मैंने सारे कवर कर रखे हैं, उसे एक बार देख देना, आप आराम से क्लियर कर जाओगे। अब वापस आते हैं टीचिंग पे। अब देखो टीचिंग जो है हमारा, टीचिंग और रिसर्च का जो पोर्शन है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। लकली कई बार हम 10 के 10 करके आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार 10 में से हम मैक्सिमम 8 कर पाते हैं। लेकिन क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है, टीचिंग के क्वेश्चन जब भी कर रहे हो तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना। पहला इस चीज का ध्यान रखना कि टीचर का काम बच्चों को पढ़ाना नहीं है, ठीक है। टीचर का जो मेन काम है वो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करना है। तो जब भी आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो जिसके बारे में आपको नहीं पता है, या जिसका आंसर आप यूजुअली गेस नहीं कर पा रहे हो, तो हमेशा ये सोचो कि टीचर का मेन काम क्या है, और उसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर आपको लगे उसे टिक मार्क करके आओ, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। यह एक लाइन जो होती है ना, इस एक लाइन पर हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब किसी के व्यवहार में परिवर्तन अगर हमें करना है तो क्यों करना है, ताकि उसे समाज के लायक बना सके, सोसाइटी के लायक बना सके, इसको ध्यान में रखे करो, आप आराम से करके आ जाओगे। रिसर्च वाली फील्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें भी आप वीडियोस को फॉलो करो, आराम से कर लोगे। और कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर जो क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें जो सबसे स्टैंडर्ड बुक है रिसर्च की भारत में, मेड इन जो इंडिया में पब्लिश होने वाली बुक है, वो है कोठारी सर की, एशियन एज पब्लिकेशन से पब्लिश होती है, ठीक है। और कोठारी सर की जो बुक है वो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है रिसर्च मेथड्स की। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो कोठारी सर की बुक को फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि आप उसके बेसिस पे यूजीसी के दिए गए आंसर्स को भी चैलेंज कर सकते हो। ध्यान रखो बहुत सी गाइड बुक्स, जो बहुत पॉपुलर गाइड बुक्स हैं, उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, उन लोगों ने कुछ फॉरेन ऑथर्स की किताबों को बेस बना के अपनी किताबें तैयार की हैं, ठीक है, इंडिया में वो चलता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में स्पेशली स्टेप्स ऑफ रिसर्च में और बाकी जो रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, तो आपको बेस हमेशा कोठारी सर का रखना है। आप आराम से 5 में से 4 क्वेश्चन करके चले आओगे, एक क्वेश्चन, हाँ। दूसरा, रिसर्च में एथिक्स पे एक क्वेश्चन आता है। एथिक्स पे जो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए कि जो नॉर्मल लाइफ के एथिक्स होते हैं वही वहां भी एथिक्स होते हैं, वहां के एथिक्स कोई अलग नहीं होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज है। भाई नॉर्मल लाइफ में हमारे एथिक्स क्या है? झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी को गलत नहीं फंसाना है, ठीक है, किसी को के साथ ठगी नहीं करनी है, अपने पर्सनल गेन के लिए हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, यही होता है ना यूजुअल लाइफ का एथिक्स। वही तो वहां भी आता है, रिसर्च एथिक्स में भी यही चीजें आती हैं कि आपके कारण जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको अपने आपने जो भी प्रॉमिस किया आपको अपने प्रोमिस को फुलफिल करना है। तो जो नॉर्मल एथिकल वैल्यूज हैं उनको फॉलो अप करोगे, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक टाइप्स ऑफ रिसर्च पे, एक स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे, एक रिसर्च एथिक्स पे एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो रिसर्च में जो टाइप, एक बार लिख दे रहा हूँ, टाइप्स ऑफ रिसर्च जो इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। अब स्टेप्स ऑफ रिसर्च के साथ क्या है कि जितने अलग अलग टाइप के रिसर्च होते हैं, ज्यादातर के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। कुठारी सर वाली किताब में केवल एक का स्टेप दिया हुआ है, जो सोशल साइंसेज में रिसर्च होता है उसका स्टेप गिवन है। बाकी सारे जो कुछ है, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च का क्या होगा या बाकी समूह का क्या होगा, इसके लिए आप लोग मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हो, उसमें सब दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग उनको फॉलो अप कर सकते हैं। तीसरा चीज होता है आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च के बाद एथिक्स, और चौथी चीज है जो आईसीटी है, आईसीटी इन रिसर्च, इसके ऊपर अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थोड़ा बहुत फोकस करोगे तो आप आराम से करके आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं टीचिंग। टीचिंग में मैंने कहा था इवेल्युएशन, दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग में, जिससे हमेशा एक क्वेश्चन आ रहा है, वो है टीचिंग एड। इन ध्यान ध्यान रखिए, टीचिंग एड नहीं है, ये क्या है? टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है।
तो इसके लिए भी जो अपनी वाली वीडियो है टीचिंग एड की, आप उसे फॉलो करो, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा उसमें। ज़्यादातर क्वेश्चन वहां से हो जाते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। बाकी टाइप्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, टीचिंग स्ट्रेटजीज, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका एक्शन होना चाहिए क्लासरूम में, उसके लिए मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर को फॉलो करना है। फिर आप इतना करके आ रहे हो ना, और फिर ये जितने भी क्वेश्चन, ये लगभग 40 क्वेश्चन हो गए हमारे। 40 में से आप आराम से अगर ध्यान से करोगे, फोकस होकर करोगे, तो बिना किसी परेशानी के आप 32 से 35 क्वेश्चन करके आ सकते हैं। अगर आप 32 से 35 क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हो, तो आपको टारगेट होगा कि चलो 32 से 35 तो मेरे यहाँ से हो गए, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास भाई? अब मेरे पास बचा क्या? बचा डीआई एंड कॉम्प्रीहेंशन, और टाइम भी मेरे पास पर्याप्त है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पढ़ने और मार्क करने हैं, पढ़ने या टिक मार्क करने, पढ़ने या टिक मार्क करने, तो टाइम कम लगा इसमें। तो आप रिलैक्स मूड में जब ये दोनों टॉपिक करोगे ना, कॉम्प्रीहेंशन एंड डीआई, तो यहाँ 10 में से आप आराम से 8 क्वेश्चन लेके आ सकते हो। अगर आप 8 क्वेश्चन यहाँ से लेके आ रहे हो, तो अगर 32 आपने पहले किए हुए हैं, तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 40। 35 अगर आपने किए हुए हैं, फिर अगर आपने 8 एक्स्ट्रा कर लिए, तो आपके 43 हो जाएगा। जेआरएफ आपका कंफर्म हो जाएगा। हमने पेपर 2 में कोई गलती नहीं की, तो आपका जेआरएफ कंफर्म हो जाएगा। तो आपको इस तरह से अगर आप फॉलो करते हो, और हमेशा अपने स्ट्रेंथ को फॉलो करो, वीकनेस को नहीं। हमेशा जब भी किसी चीज के ऊपर फोकस करो, तो अपने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो, अपनी वीकनेस के ऊपर फोकस मत करो। अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो, अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लो कि जो आपका स्ट्रांग पॉइंट हो, इतना स्ट्रांग कर लो कि फिर वहां से कोई गलती ना हो, वहां से कुछ मिस ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप उतना करके आओगे ना, तो कॉन्फिडेंट रहो कि नहीं भाई मेरा इतना तो सही है, ये तो मैं श्योर हूँ। फिर आगे आपके पास एक आइडिया रहेगा, आपके पास एक मोटिवेशन रहेगा, नहीं भाई मुझे इतना और कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा, या कर दूंगी तो मेरा हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, ठीक है। जो आपका वीकनेस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत आपको अभी नहीं है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट पेज पे नंबर दिया ही हुआ है, आप सबके पास नंबर है, ठीक है। तो चलो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो बताओ गाइस, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो बताओ। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोगों को एक काम करना, मैं बता रहा हूँ, एक मैंने आपको फाइल भेजी होगी एडिशनल टॉपिक्स करके, ठीक है। नहीं मिल रही है तो बताना, वो मैं आपको दोबारा भेज दूंगा, ठीक है। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग वाली फाइल मैं आपको दोबारा भेज दूंगा। या दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको रीड आउट करने हैं, यानी यूनिट 6 का जो पूरा पूरा मटेरियल है उसे मैं दोबारा भेज दूंगा। रो दो चीजें आपको दोबारा किसी तरह से रीड आउट कर जानी है एग्जाम के पहले, ठीक है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आज और कल में कम से कम 5-5 प्रैक्टिस सेट दे दूं, ताकि आप उसे प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो या तो कल मिल जाएगा आपको दोपहर में, और नहीं तो शनिवार को सुबह सुबह आपको 5 प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। कल फिर कल तो क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि कल मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। और फिर परसों शनिवार रविवार हमारी क्लासेस होंगी। शनिवार रविवार दोनों दिन हम लोग सुबह में क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट गाइज। और कोई भी डाउट हो तो मेरा दूसरा नंबर भी आपके पास होगा, 7011202200 के अलावा, जिस नंबर से कल परसों निवेदिता मैंने आपको क्लास का डिटेल भेजा था, याद है? उस नंबर पे आप लोग यस कॉन्टेक्ट कर सर। सकते हो, ठीक है। उस नंबर पे कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो गाइस, अच्छा एडमिट कार्ड आया? एडमिट कार्ड आया आप लोगों का? अच्छा, आपको एग्जाम का डेट क्या है आप दोनों का? सर 14। और आपका एंड्रिला? सर सेम 14। दोनों का 14 है सर। अच्छा, तो दोनों का सब्जेक्ट एक ही है ना, सॉरी मैं तो भूल ही गया था। चलो बढ़िया है तब तो, ठीक है गाइस। चलिए, गुड नाइट। फिर मिलते हैं कल तो नहीं, परसों शनिवार को, शनिवार रविवार 2 दिन लगातार। गुड नाइट। थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट।